नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। शुरुआत करने जा रहे हैं खास शो की टीवी 9 भारतवर्ष पर। आज हम आपको देश के मोस्ट वांटेड आतंकी दाऊद इब्राहिम का सीक्रेट विला दिखाएंगे। हालांकि इमरान खान का पाकिस्तान फिर एक बार दाऊद के पाकिस्तान में होने की बात से पलट गया है। उधर बैन से बचने के लिए बेचैन खान की आखिरी कोशिश एक बार फिर फेल होती नजर आ रही है। कश्मीर को लेकर ख्वाब देख रहे पाकिस्तान के हाथ से सिंध और बलूचिस्तान किसी भी वक्त निकल सकता है। इसके अलावा दिल्ली में पकड़ा गया बगदादी का जिंदा आतंकी आज पहली बार बोलेगा। एक ऐसा सनसनीखेज खुलासा होगा जो आपको हिला कर रख देगा। इसके साथ ही पीएम मोदी के एक बड़े फैसले ने धोखेबाज जिनपिंग का सबसे अजीज खिलौना तोड़ दिया है। इस पर भी हमारी खास नजर होगी। और आज क्योंकि सबसे अहम है दाऊद इब्राहिम से जुड़ी खबर, इसलिए अब आपका अपने मेहमानों से हम तारुफ करा दें। आज हमारे साथ मुंबई से उज्जवल निकम साहब जुड़ रहे हैं। वरिष्ठ वकील हैं, मुंबई के एक नामी चेहरा हैं और 1993 ब्लास्ट से लेकर 26/11 तक के जो हमले थे उसमें पब्लिक प्रोसिक्यूटर की बड़ी शानदार भूमिका निभाई। उज्जवल निकम साहब ने, हम सब जानते हैं, आपको पद्मश्री से नवाजा गया। इसके अलावा हमारे साथ हमारे दो सहयोगी मनीष यादव जुड़ रहे हैं और मनीष झा इस वक्त हमारे साथ हैं। इसके अलावा प्रोफेसर राजन कुमार हमारे साथ मौजूद हैं फॉरेन एक्सपर्ट के तौर पर, और फखर यूसुफजई साहब देखिए पाकिस्तान से हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। इस्लामाबाद से वो हमारे साथ लाइव मौजूद हैं और लेफ्टिनेंट जनरल राज कादियान साहब भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। लेकिन बड़ी खबर जिस पर आज होनी है तफसील से चर्चा, उसके बारे में जानकारी आपको दे दें। दाऊद पर भारत के दबाव से पाकिस्तान डरा हुआ नजर आ रहा है। 24 घंटे में दाऊद पर कबूलनामे से पाकिस्तान पलटा है और अब यह कहा जा रहा है कि नहीं दाऊद इब्राहिम हमारे यहां नहीं है, जबकि इससे पहले बाकायदा जो विदेश मंत्रालय है पाकिस्तान का, उसके नोटिफिकेशन में इस बात का जिक्र था। अधिसूचना जो 18 अगस्त को जारी हुई उसमें दाऊद इब्राहिम का उसके पते के साथ जिक्र था। लेकिन अब पाकिस्तान पलटता हुआ नजर आ रहा है। तो अब हम आपको जरा बिग बॉल के जरिए समझाते हैं कि पाकिस्तान में ही है अंडरवर्ल्ड डॉन। यह खुलासा हो चुका है। 27 साल बाद पाकिस्तान ने कबूला, कराची में है दाऊद इब्राहिम। वो सच जो दुनिया जानती थी, जिसे भारत डंके की चोट पर कहता था, उसको खुद पाकिस्तान ने मान लिया 27 साल बाद। FATF की काली सूची से बचने के लिए पाकिस्तान ने यह सच कबूला। यह भी हम आपको बता दें क्योंकि ग्रे लिस्ट में पहले से ही है, ब्लैक लिस्ट में जाने का खतरा है। दाऊद समेत 88 आतंकी संगठनों पर पाकिस्तान ने प्रतिबंध लगाया है, लेकिन आप इसे बैन का दिखावा मानिए। पाकिस्तान ने दाऊद की संपत्ति और अकाउंट सील करने का आदेश दिया है और इस नोटिफिकेशन में कहा गया विदेश मंत्रालय के कि हमने सारे अकाउंट्स फ्रीज कर दिए हैं दाऊद इब्राहिम के। आतंकियों की लिस्ट में पाक ने दाऊद का ठिकाना कराची बताया। जी हां, पूरी दुनिया को पता है कि कराची के क्लिफ्टन इलाके में किस तरह से व्हाइट हाउस में ये आतंकवादी रहता है, और वही पता इस नोटिफिकेशन में भी था। व्हाइट हाउस, हाउस नंबर 37, स्ट्रीट 30, डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी, क्लिफ्टन, कराची का ये पता था, जो कि नोटिफिकेशन में भी मेंशन है। बाद में पाकिस्तान अपनी बात से पलटा। कराची में दाऊद के होने से अब पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने इनकार कर दिया है, जबकि 18 अगस्त के नोटिफिकेशन में साफ तौर पर हाफिज सईद, मसूद अजहर और दाऊद इब्राहिम का जिक्र है। उनके पते लिखे हुए हैं पाकिस्तान के। मोस्ट वांटेड कातिल को इमरान खान को ऐसा लग रहा है कि सौंपना पड़ेगा, क्योंकि डिमांड रही है हिंदुस्तान की। दाऊद का काला चिट्ठा क्या है, इसके बारे में आपको बताते हैं। मुंबई सीरियल ब्लास्ट का गुनहगार है दाऊद इब्राहिम और तब से लगातार फरार है। 12 मार्च 1993 को मुंबई में 1 दर्जन से ज्यादा धमाके हुए, सैकड़ों लोगों की जान गई। और कातिल कौन था? कातिल था दाऊद इब्राहिम, जिसने इस पूरे हमले की, ब्लास्ट की प्लानिंग की थी, इसे अंजाम दिलवाया था। 12 मार्च 1993 याद कीजिए। मुंबई में सभी जगहों पर दाऊद इब्राहिम ने धमाके कराए। तमाम जो जांच हुई, ये जो केस चला, इसमें बहुत सारे ऐसे सबूत मिले जिनके जरिए यह पुख्ता तौर पर बात सामने आई कि दाऊद इब्राहिम इस हमले के पीछे था। ब्लास्ट में 257 लोगों की मौत और 800 से ज्यादा लोग घायल हुए थे, ये हम सबको पता है। और इस वक्त हमारे साथ उज्जवल निकम साहब क्योंकि मौजूद हैं। निकम साहब, इस डेवलपमेंट को आप किस तरह से देखते हैं?
देखिए, ये सच तो पूरी दुनिया को पता था। हिंदुस्तान डंके की चोट पर कहता रहा कि दाऊद इब्राहिम जो है वो पाकिस्तान में ही मौजूद है, लेकिन 27 साल बाद पहली बार ऐसा हुआ कि ऑफिशियली आधिकारिक तौर पर विदेश मंत्रालय के नोटिफिकेशन में दाऊद के पाकिस्तान के पते को मेंशन किया गया। इस डेवलपमेंट को कैसे देखते हैं सर आप? देखिए, मुझे कोई ताज्जुब नहीं हुआ। ताज्जुब इसलिए नहीं हुआ कि पाकिस्तान ने पहले भी इस प्रकार हरकत की थी। पाकिस्तान के प्रेसिडेंट परवेज मुशर्रफ जब आगरा में आए थे तब उन्होंने कहा कौन दाऊद हमारे यहां नहीं रहता। नंबर 1। नंबर 2 कि जब अजमल कसाब 26/11/2008 का आतंकी हमला जब हमने चलाया तब पहले कसाब ने पुलिस इंटरोगेशन में कह दिया कि मैं पाकिस्तान का हूं, इकबाली बयान दिया, तो पाकिस्तान का इमीडिएट रिस्पॉन्स था नहीं, हम अजमल कसाब को जानते नहीं, हमारे यहां नहीं। लेकिन पाकिस्तान के ही जियो टीवी ने पाकिस्तान को एक्सपोज कर दिया। जियो टीवी ने कह दिया कि वो फरीदाबाद का है, फिर पाकिस्तान ने मान लिया। नंबर 2 हो गया। नंबर 3, जब अजमल कसाब को फांसी की सजा हुई और फांसी सजा देने के बाद जब मैं और भारत सरकार के 3 अधिकारी खुद इस्लामाबाद गए थे तब हमने पाकिस्तान के होम मिनिस्ट्री को बताया कि यह सबूत है, आप हाफिज सईद झकीउर रहमान लखवी को अरेस्ट करो, उन पे मुकदमा चलाओ। तो उन्होंने कहा निकम जी आप सबूत दीजिए। हमने कहा साजिश आपके भूमि पर हुई है, सबूत तुमने ढूंढना चाहिए, सबूत हमसे क्या मांगते? सबूत तो हमने जो दिए ओवरटैक के, बंबई में हमला के सबूत हमने दिए। हाफिज सईद और झकीउर रहमान लखवी के खिलाफ अजमल कसाब ने इकबाली बयान में साफ तौर पर बता दिया था कि उसकी आईएसआई कैसी तार जुड़ी। फिर वापस हम दिल्ली आ गए, दिल्ली से बंबई आ गए, फिर वापस उसके बाद हमने डेविड हेडली की गवाही ली जो 26/11 के पहले बंबई में आया था, बाद में आया था, आईएसआई को और उसकी डायरेक्ट तार जुड़ी थी। उसको अमेरिका के शिकागो कोर्ट ने 35 इयर्स की सजा दी थी प्ली बार्गेन के मुताबिक। डेविड हेडली की गवाही लेने के बाद डेविड हेडली ने कई सनसनी खुलासे हमें दिए। उसने डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दिया, ईमेल करस्पॉन्डेंस दिया, उसमें डायरी में उसके आईएसआई के लेफ्टिनेंट जनरल, कर्नल, कैप्टन, उनके सभी के नंबर थे। हमने पूछा, देखिए एक बात 1 मिनट में खत्म करता हूं। एक ईमेल में ऐसा लिखा था, डेविड ने लश्कर तोयबा के पाकिस्तान को ईमेल भेजा था कि बड़े चाचा का क्या होगा, छोटे चाचा को क्या हो गया। जब 26/11 के आतंकी हमले के बाद तुरंत डेविड हेडली अमेरिका गया था तो उसने ईमेल भेजा था, तो बड़े चाचा का क्या होगा, छोटे चाचा का क्या हो गया। बड़े चाचा यानी हाफिज सईद, छोटे चाचा यानी झकीउर रहमान लखवी। करेक्ट, ये हमने पूछा था डेविड हेडली को, ये भाई ये बड़े चाचा कौन? उसने बताया हाफिज साहब। हाफिज साहब बोलता था, झकीउर रहमान पाकिस्तान ने तो उनको भी अरेस्ट नहीं किया। तो पाकिस्तान की ये तो चाल है। और दूसरी महत्व की बात जो आज पाकिस्तान ने रातों रात नकार की घंटा बजा दी, उसकी एक ही वजह है कि आज भी पाकिस्तान सरकार पर आईएसआई और पाकिस्तान आर्मी की हावी है। इसीलिए पाकिस्तान को प्रेशर डालने के बाद, क्योंकि दाऊद को बहुत ऐसे संगीन राज मालूम है पाकिस्तान के, अगर वो संगीन राज भारत पे सौंप दिया तो पाकिस्तान की तो और बोलती बात सही बात है, सही बात है। और ये जिस पते का जिक्र है, जिस पते का जिक्र पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के नोटिफिकेशन में है, अधिसूचना में है, यही पता पूरी दुनिया को पता है कि किस तरह से कराची के क्लिफ्टन इलाके में वो रहता है। फखर यूसुफजई साहब हमारे साथ इस वक्त इस्लामाबाद से जुड़ रहे हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। फखर साहब, ये क्या चल रहा है पाकिस्तान में? पहले 27 साल बाद एक इतने बड़े सच को एक्सेप्ट किया जाता है जिसके बारे में पूरी दुनिया को इल्म था, उसके बाद फिर उसको खारिज कर देते हैं, अपनी ही बात को झुठला देते हैं। चल क्या रहा है ये? मुझसे पहले जो मेरा ख्याल जो लॉयर हैं वो बता रहे थे कि पाकिस्तान ने पहले, और आप भी कह रहे हैं काफी देर से, कि पाकिस्तान ने पहले कबूल किया था कि दाऊद इब्राहिम जो है वो कराची के क्लिफ्टन के इलाके में रहता है। और कल मैं आपके मीडिया को वॉच कर रहा था तो वहां पे भी वो लोग दिखा रहे थे। इस तरह के बहुत सारे घर हैं। इस्लामाबाद में भी एक आपके टीवी चैनल ने 2 माह पहले किसी इस तरह के बंदे का घर यहाँ F7 में बताया था, जो बिल्कुल मेरे करीब है जहां पे मैं बैठा हुआ हूँ। इस तरह के घर आप दिखा रहे हैं क्लिफ्टन के अंदर। हाँ, दाऊद इब्राहिम को तो पहले ये डिसाइड कर लें कि भाई दाऊद इब्राहिम कहाँ पे 27 साल से आप ढूंढ रहे हैं, आपकी इतनी बड़ी मतलब एक जिसे कहते हैं कि रॉ आपकी एजेंसी है, उसके बाद मोसाद के साथ। अरे भाई फखर यूसुफजई साहब, आज ये इधर उधर की बातें करने का वक्त तो है नहीं। आज तो बाकायदा प्रूफ जो है वो आपके विदेश मंत्रालय ने सौंपा ना। 18 अगस्त का ये नोटिफिकेशन मेरे पास है, मोबाइल में खोल कर रख दिया है मैंने। ताज्जुब की बात है, आप देख नहीं पा रहे हैं। इसमें
इसमें दाऊद इब्राहिम का पासपोर्ट नंबर तक लिखा है, किस तरह से कराची और रावलपिंडी में उसके पासपोर्ट रिन्यू किए गए ये लिखा हुआ है, उसके नंबर दिए गए हैं, उसका पूरा पता लिखा है। कहां हैं आप? समीर, मेरी बात सुने, मैं बिल्कुल आपको वही बता रहा हूं। कल इसके ऊपर मैंने यहाँ अपने टीवी चैनल पे भी शो किया हुआ है कि जो 88 लोग पाकिस्तान की जो फॉरेन मिनिस्ट्री ने लिस्ट जारी की थी, उसके अंदर इन सब के नाम है, ज़की रहमान लखवी का भी है और जो दाऊद इब्राहिम है इसका भी, और बाकी जितने लोग हैं जिनका आप लोग एलिगेशन लगा रहे थे कि यार पाकिस्तान एक्शन नहीं लेता, फला नहीं करता। जब पाकिस्तान ने एक्शन ले लिया तो आप लोग कहीं और चले गए। देखिए, अब पाकिस्तान ने ये तो नहीं कहा कि वो यहाँ पर इस्लामाबाद में रहता है, कराची में रहता है, लाहौर में रहता है या मुंबई में भी रहता है। मैंने तो ये सुना है कि उसका घर मुंबई में भी है, कारोबार भी है, रिश्तेदारी भी है, सारा कुछ है। आप वहां भी उसको ढूंढे, पाकिस्तान को। अरे भाई फखर यूसुफजई साहब, देखिए घुमाइए नहीं बात को। आपको दो में से एक बातें जो हैं उस पर आज सफाई देनी है। 18 अगस्त को कराची के क्लिफ्टन में रह रहा था दाऊद इब्राहिम, फिर उसके बाद आज जो विदेश मंत्रालय के सुर हैं वो बदल जाते हैं, वो कहते हैं नहीं जी नहीं रह रहा है, फिर झूठ पर आमादा हो गए। उसके घर होने से मैं इनकार नहीं करता। घर से का होगा, दाऊद इब्राहिम का होगा या इसके किसी और दोस्त यार का होगा जहां पर वो रहता होगा, ये मैं मान लेता हूं। लेकिन वहां पर वो मौजूद है या नहीं है, ये बात आप अपनी तरफ से बता रहे हैं, आपका मीडिया भी बता रहा है और आपके बैठे हुए पैनलिस्ट भी बता रहे हैं। अच्छा, ये नया एंगल आप लाए, मतलब विदेश मंत्रालय जो है उसकी जानकारी पहले ठीक नहीं थी, उन्होंने ऐसे ही कह दिया, मतलब कि वो तो पता है ही है, दुनिया कहती है कि व्हाइट हाउस कराची में रह रहा है, तो उन्होंने भी विदेश मंत्रालय के नोटिफिकेशन में जिक्र कर दिया, उन्होंने जाके देखा थोड़ी कि दाऊद इब्राहिम वहां पर रह रहा है या नहीं रह रहा। वाह फखर यूसुफजई साहब, मान गए आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। कराची में दाऊद का ठिकाना मिलने के बाद बीजेपी ने पाकिस्तान से दाऊद को जल्द सौंपने की मांग कर दी है। शहनवाज हुसैन ने कहा है कि कब तक आतंकियों को पनाह देगा पाकिस्तान। बहुत वाजिब सवाल है कि आखिर कब तक दहशतगर्दों को पनाह देता रहेगा पाकिस्तान। आखिरकार इंटरनेशनल दबाव में वो मान गया है कि दाऊद कराची में है, लिहाजा दाऊद को भारत के हवाले किया जाए तुरंत। मजबूरी में उठाया गया कदम है। ऐसे तो पाकिस्तान में ओसामा बिन लादेन भी अब्टाबाद में छुपा था, पाकिस्तान मानता नहीं था। अब जब दाऊद इब्राहिम के बारे में पाकिस्तान ने मान लिया तो तुरंत दाऊद इब्राहिम को, जो मुंबई ब्लास्ट का मुख्य हमलावर है, भारत के हवाले करना चाहिए। और साथ में FATF में पाकिस्तान को कोई छूट नहीं मिलनी चाहिए, बल्कि उसको आतंकवादी देश घोषित करना चाहिए। तो देखिए, बीजेपी की तरफ से ये डिमांड की गई है कि पाकिस्तान को अब फौरन सौंपना चाहिए दाऊद इब्राहिम को हिंदुस्तान को। वहीं TV9 भारतवर्ष पर दाऊद का पासपोर्ट इस वक्त आप देख रहे हैं, कराची से ये पासपोर्ट जारी हुआ है दाऊद इब्राहिम का। आखिर कितने सबूत चाहिए टेररिस्तान को, ये है बड़ा सवाल। 10 जुलाई 1996 में ये पासपोर्ट जारी हुआ था। 1996 में शेख दाऊद हसन के नाम से ये पासपोर्ट जारी हुआ है। दाऊद इब्राहिम का ये पासपोर्ट कराची से ही जारी हुआ है। आपको ये बता रहे हैं हम लगातार कि किस तरह से पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की अधिसूचना जो जारी होती है उसमें दाऊद इब्राहिम का जिक्र किया जाता है और यह भी कहा जाता है कि देखिए हमने इतने सारे प्रतिबंध लगा दिए, FATF की ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट में ना डाल दिया जाए, इसके लिए पाकिस्तान यह दिखावा करता है और इसी दिखावे में उसका झूठ बेपर्दा हो गया है उज्जवल निकम साहब। और देखिए इस वक्त पासपोर्ट भी हम दिखा रहे हैं, यह पासपोर्ट तो कराची से ही इशू हुआ है। बिल्कुल निकम साहब, आप मुझे पूछिए। जी हाँ जी, देखिए दाऊद इब्राहिम के बारे में जब 93 के पहले जो दुबई में जो साजिश हुई थी उसमें दाऊद इब्राहिम, टाइगर मेमन और ISI के 3 ऐसे लोग शख्स थे जिनको हमारे अभियुक्तों ने नहीं पहचान पाया। वो लोग इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे गए, उनकी इमिग्रेशन फॉर्मेलिटीज को चेक नहीं किया गया, उनके पासपोर्ट में एम्बार्केशन डिसएम्बार्केशन का थप्पा नहीं मारा गया। और 7 लोग जो गए थे वो वहां ट्रेनिंग ली, क्योंकि RDX पहली बार, देखिए दाऊद का क्या रोल था इसमें कि दाऊद के मदद से पाकिस्तान ने RDX बंबई में दिघी शेखाड़ी में और सी शोर ट्रैक में भेज दिया और दाऊद इब्राहिम ने उसका अपने गैंग का मार्फत वो लैंड कर दिया। और उसके बाद दाऊद इब्राहिम, देखिए दाऊद इब्राहिम का पासपोर्ट की अगर डेट देखेंगे, साल देखेंगे तो 91 है, यानी वो 93 से पहले ही
दुबई में इंडिया से बंबई से भाग गया था। हाँ हाँ। सो 91 में से उसकी ISI की तार उससे जुड़ी थी एंड ही वाज हैविंग द वैलिड पाकिस्तानी पासपोर्ट। मेरे पाकिस्तानी भाई साहब जरा आप सुनिए कि जब आप आइडेंटिटी कार्ड देते हो ना, नेशनल आइडेंटिटी नंबर, तो उसका मतलब यही रहता है कि वो बोनाफाइड रेसिडेंट है, बोनाफाइड स्टेइंग है, इसके बगैर देते नहीं है पाकिस्तान। और दूसरी, पाकिस्तान भी कानून इसके बारे में सख्त है। और दूसरी बात यह है कि जैसे हमने वो 7 अभियुक्तों को पकड़ा, उसने 2 अभियुक्त ने गवाही दी बंबई में, और अभियुक्त ने साफ तौर पर कह दिया कि दाऊद भाई ने, वो दाऊद भाई कहते थे, दाऊद भाई ने किस प्रकार हमें पार्टी दी, किस प्रकार हम उसके घर गए थे, किस प्रकार क्या किया, ये सब बातें बता। और परवेज मुशर्रफ जी ने तो नकार दिया कि कौन दाऊद इब्राहिम जानते नहीं। क्यों? उनको पता नहीं था कि कब से आइडेंटिटी साल, और वो देखिए बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, पता सब था, लेकिन झूठ पर झूठ बोलता आया पाकिस्तान। लेकिन अब FATF की ग्रे लिस्ट से कहीं ब्लैक लिस्ट में ना डाल दिया जाए, इसलिए इस झूठ पर से पर्दा उठाया और फिर वापस अपने पुराने मोड में आ गया, झूठ वाले मोड में। प्रोफेसर राजन कुमार हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त। राजन कुमार जी, अब जो ये सवाल बीजेपी की तरफ से उठाया गया है, और ये डिमांड तो हिंदुस्तान लगातार कर रहा है, और हिंदुस्तानियों की दिली मंशा है ये कि जल्द से जल्द दाऊद इब्राहिम को हिंदुस्तान में लाया जाए। क्या ये जो सबूत हैं और पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय का ये जो नोटिफिकेशन है, क्या पाकिस्तान पर किसी तरह से इसके लिए अब दबाव बनाया जा सकता है? देखिए, जो हम दबाव बना सकते हैं, हम कहते रहे कि वो दाऊद इब्राहिम को हमें वापस करें, लेकिन आप जानते हैं कि पाकिस्तान का इतिहास है कि पाकिस्तान वो नहीं करेगा। हम अपने जो आपने देखा कि जादव से जो हमारी कंसुलेट मीटिंग भी हम खोज रहे थे, उसमें भी कितनी मुश्किलें हो रही थी, लेकिन सबसे अच्छा तरीका अगर पाकिस्तान पे दबाव बनाने का है तो वह है FATF और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के माध्यम से। UNSC ने जो लिस्ट पास किया था उसके हिसाब से 88 टेररिस्ट को FATF ने फिर उसके सर्कुलर इशू किया कि इन पे एक्शन लिया जाए, और जब तक एक्शन नहीं लिया जाएगा तो पाकिस्तान को फंडिंग नहीं होगा। मैं आपको बता दूं कि FATF जो है, ये G7 कंट्रीज ने इसको पेरिस में एक ऑर्गेनाइजेशन, नॉन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, और उसमें पाकिस्तान को अगर लोन लेना है, फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए, तो उसकी मदद जरूरी होगा, उनका अप्रूवल जरूरी होगा। लेकिन अभी जो पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन है वो बहुत ही खराब है। उनके पास 11 बिलियन का रिजर्व है और 9 बिलियन उनको नेक्स्ट ईयर तक पे करने हैं। तो उस हिसाब से वो जरूर दबाव में आएंगे अगर FATF या उस ढंग के दूसरे ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है राजन कुमार साहब बने रहे हमारे साथ। लेफ्टिनेंट जनरल राज कादियान हमारे साथ मौजूद हैं। कादियान साहब, आपको क्या लगता है, पहले विदेश मंत्रालय की अधिसूचना में इस बात को मानना, जिसे यह समझा गया कि भाई FATF की ग्रे लिस्ट से कहीं ब्लैक लिस्ट में ना आ जाए, इसलिए पाकिस्तान ऐसा कर रहा है, अब तो विदेश मंत्रालय ऑफिशियली इनकार कर रहा है कि नहीं दाऊद इब्राहिम हमारे यहां नहीं है, तो ये जो रंग ढंग है पाकिस्तान के देखकर FATF का रुख क्या होगा, यह भी अपने आप में सोचने वाली बात है। देखिए, पाकिस्तान की पॉलिसी पूरा कंट्रोल पाकिस्तान की सेना के पास है। वो विकास के लिए कोई जवाबदारी नहीं है, उनका एक ही फोकस है, वो 71 की हार को अभी तक हजम नहीं कर पाए हैं। उनकी पूरी नीति का फोकस है भारत को नुकसान कैसे पहुंचाया जाए। हरा तो नहीं सकते, वो भारत को बहुत कोशिश की है। ये दाऊद इब्राहिम की बात तो उन्होंने कबूतर वाली आंखें बंद कर रखी। पूरी दुनिया के सामने सच्चाई है। कुछ साल पहले, निकम साहब शायद ज्यादा जानते होंगे, BBC ने उसके 9 एड्रेस कराची में उनका खुलासा किया था, बिजली और पानी के बिल के नंबर भी दिए थे, लेकिन सच्चाई सामने है, पाकिस्तान मान नहीं रहा। अब जब FATF का फंदा उसके गले में आया है तो उसने आधी सच्चाई मानी है। यानी एक डिपार्टमेंट मानेगा, दूसरा उसको डिनाई करेगा, लेकिन ये सच तो सामने आएगा, उसको छुपा नहीं सकते, दुनिया जानती है। और सही माने में, जैसा शाहनवाज हुसैन साहब ने कहा, उसको भारत में आना चाहिए। 257 लोग भारत में आना चाहिए। लेकिन उज्जवल निकम साहब, मैं क्योंकि इस केस को लगातार आपने ट्रैक किया, बहुत सारे बड़े बड़े आतंकियों को आपने फांसी के फंदे तक पहुंचाया, इसलिए मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये जो बार बार इस वक्त सबसे बड़ा सवाल हमारे जहन में क्या आता है, क्या हमारे जीते जी ये मुमकिन हो पाएगा कि दाऊद इब्राहिम को यहां पर लाकर फांसी के तख्ते तक पहुंचाया जाए? लगता है आपको अब ये लेटेस्ट डेवलपमेंट सामने आने के बाद? चलिए, उज्जवल निकम से लगता है हमारा संपर्क कट गया है। मनीष, इस सवाल का अगर एक छोटा सा जवाब आप दे पाएं। समीर, मैं यही कहूंगा कि अक्टूबर में FATF की बैठक होनी है। कोविड की वजह से जून में जो बैठक होनी थी तो 4 महीने की मोहलत और पाकिस्तान को मिल गई थी, और उस बैठक से ठीक 1.5 महीने पहले
पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने एक स्मार्ट चाल चलने की कोशिश की कि वो पाकिस्तान में वहां स्थानीय पत्रकारों को कहते हैं कि ये बस एक महज रूटीन है, कुछ लेना देना खास इसका नहीं है। वहीं दूसरी तरफ इसी नोटिफिकेशन को वो अक्टूबर में अपनी जान बचाने के लिए इस्तेमाल करेंगे कि देखिए साहब, हमने जो संयुक्त राष्ट्र की लिस्ट है उसके मुताबिक और भारत की जो इंटरपोल की लिस्ट है उसके मुताबिक ये कार्रवाइयां की है, इसलिए हमें ब्लैक लिस्ट में ना डाला जाए। रही बात दाऊद के भारत को सौंपने की, तो अगर एफएटीएफ ने अपने होने के अस्तित्व को सही तरीके से पालन किया होता तो मुझे लगता है कि आज की तारीख में पाकिस्तान पर यह दबाव होता कि वो स्वयं दाऊद को भारत तक पहुंचाते, अगर अपने ब्लैक लिस्ट से बचने के लिए। लेकिन दुख की बात यह है कि चीन के सामने और तुर्की और मलेशिया के सहयोग से पाकिस्तान अब भी पिछले कुछ सालों से लगातार बचता आ रहा है। और जब तक ये गंदी राजनीति जो ग्लोबल लेवल पर खेली जा रही है वो नहीं खत्म होगी, तब तक मुझे लगता है कि ये उम्मीद करना बेमानी है। बिल्कुल, आसार बहुत कम नजर आते हैं। मनीष, वाजिब बात आपने कही। और खबरों में आगे हम बढ़ेंगे। आईसिस आतंकी पर TV9 भारतवर्ष का बड़ा खुलासा अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं। बलरामपुर के अपने गांव में अबू ने किया था IED टेस्ट। अबू यूसुफ, जिसे कल गिरफ्तार किया गया है, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने जिसे धर दबोचा है। अबू यूसुफ गांव में रहकर बड़ा हमला प्लान कर रहा था। फैजाही गांव में कॉस्मेटिक की दुकान चलाता था अबू। मुस्तकीम नाम से यह शख्स गांव में रहता था। यह आतंकी अबू यूसुफ ISIS का संदिग्ध आतंकी है। और इतना ही नहीं, आतंकी ने सुसाइड बेल्ट भी तैयार किया था और बहुत बड़े हमले की प्लानिंग कर रहा था। ISIS की बड़ी साजिश पर मनीष यादव की यह एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए आप सीधे इस संदिग्ध आतंकी के गांव से। ISIS का आतंकी अब्दुल यूसुफ बलरामपुर के बढ़िया भैसाई गांव का रहने वाला था। ये वही गांव है जहां पर अब्दुल यूसुफ रहा करता था। सामने आप देखेंगे तो सीधे जहां पर पुलिस कर्मी तैनात है उसका घर नजर आएगा। मुस्तकीम जो कि गांव का नाम है, ज्यादातर लोग इसी नाम से उसे जाने जाते हैं। हालांकि बताया ये भी जा रहा है कि कई नाम उसके थे, कई सारे आधार कार्ड उसने बनवा रखे थे। यहां से 3.5 किलोमीटर दूर हासिमपुर जो बाजार है वहां पर वो कॉस्मेटिक की दुकान चलाया करता था। हालांकि ये भी बताया गया है कि वो हफ्ते में केवल 2 से 3 दिन ही दुकान को खोला करता था, लेकिन बावजूद इसके जब दुकानदारी नहीं होती थी, लेकिन उसका जो लिविंग स्टैंडर्ड था वो अच्छा खासा था। अच्छे खासे पैसे उसके पास थे। सऊदी अरब में भी रहा। 2006 से 2010 तक वो सऊदी अरब में था। गांव के लोगों को उसके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है। यहां से सीधे वो दुकान जाता था। दुकान पर भी आस पड़ोस के जो दुकानदार है उनका कहना था किसी से वो बातचीत नहीं करता था। सवेरे 6 से लेकर 7 बजे के बीच दुकान पर पहुंचता था और शाम को सीधे 7 बजे के बाद यहां पर आ जाता था। ये पूरा उसका रूटीन हुआ करता था। परिवारीजनों से एक एक जानकारी ली जा रही है, कहां वो जाया करता था, बीते करीब 6 महीने में कहां कहां वो गया था, किस किस से संपर्क थे। हालांकि गांव वाले ये जानकारी नहीं दे पा रहे हैं कि कौन कौन लोग उससे मिलने आया करते थे। जिस प्रोजेक्ट में ये लगा था ISIS के, उसको हैंडल पहले यूसुफ अल हिंदी किया करता था। बाद में उसके जाने के बाद हुजैफा इसको पूरा हैंडल करने लगा, लेकिन हुजैफा की मौत के बाद इसे तीसरा कमांडर हैंडल कर रहा था और यही कमांडर अब्दुल यूसुफ को पूरी तरीके से डील कर रहा था। फिदाइन भी इसे एक प्रोजेक्ट दिया गया था जिसके लिए उसने सुसाइड बेल्ट भी तैयार कर ली थी। फिदाइन हमले की प्लानिंग भी थी जो दिल्ली में बड़ी वारदात को अंजाम देने के बाद जिसका खुलासा हुआ है, उसके बाद वो फिदाइन हमला करने वाला था। और इसका IED टेस्ट भी उसने इसी गांव में किया था, बलरामपुर में रहकर किया था। तो IS के आतंकी ने किस तरह से दिल्ली को दहलाने की साजिश रची थी और उसको अंजाम तक पहुंचाने की तैयारी में था, लेकिन उससे पहले धर दबोचा गया। निश्चित तौर पर एक बड़ा खतरा टला है, लेकिन IS के आतंकियों पर पिछले कुछ दिनों में कैसे शिकंजा कसा है ये आप जरा देखिए। 22 अगस्त 2020 दिल्ली में ISIS का आतंकी अबू यूसुफ, जिसका मनीष अभी जिक्र कर रहे थे, पूरी डिटेल्स के साथ उसका वो पकड़ा जाता है। इसके अलावा 18 अगस्त 2020 को कुछ दिनों पहले बेंगलुरु से ISIS आतंकी डॉक्टर अब्दुल रहमान को NIA ने दबोचा था। इसके अलावा 13 जुलाई 2020 को पुणे से 2 आतंकी नबील S खत्री और सादिया अनवर शेख, इन्हें गिरफ्तार किया गया। तो ISIS किस तरह से भारत में अपनी जड़ें जमाने की कोशिश कर रहा है, ये आंकड़े जो हैं इसकी गवाही दे रहे हैं। 13 जुलाई 2018 तमिलनाडु के तिरुनेलवेली से सुभानी हजा मोयुद्दीन को NIA ने पकड़ा। तो अब तक इतने ISIS मॉड्यूल के आतंकी पकड़े जा चुके हैं अब तक, और
कहीं ना कहीं इसी से जुड़ी एक और अहम खबर हमारे पास आ रही है। आईएसआईएस के आतंकी पर सूत्रों के हवाले से यह खुलासा हुआ है कि हाल के सालों में सुरक्षा एजेंसियों का यह सबसे बड़ा कैच है। लगातार इस आतंकी पर नजर थी, शक था, और आतंकी यूसुफ को जिस तरह से पकड़ा गया है इसे एक बड़ा कैच माना जा रहा है। कई शहरों पर हमले की यह शख्स, यह आतंकी प्लानिंग कर रहा था। दिल्ली और यूपी में लोन वुल्फ अटैक की योजना भी बना रहा था। अयोध्या में राम मंदिर पर भी हमले की प्लानिंग कर रहा था। मनीष यादव हमारे संवाददाता जो लगातार हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष, इस आतंकी से जुड़ी जो जानकारियां सामने आ रही हैं वो अपने आप में हैरान करने वाली हैं, और ऐसा लग रहा है कि निश्चित तौर पर हमारे सुरक्षा बलों की कामयाबी के साथ साथ एक बड़ा खतरा टला है। देखिए, बिल्कुल बहुत बड़ा खतरा टला है, और उस खतरे की जड़ में जो जो लोग शामिल थे उनकी तह तक जाने की कोशिश दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम कर रही है। बलरामपुर अब्दुल यूसुफ को ले जाया गया है, वहां से उसकी निशानदेही पर 3 जगह दबिश दी गई। एक जगह गांधीनगर में, एक जगह ईदगाह में, एक जगह उतरौला में। 3 जगह दबिश दी गई। वहां से 3 शख्स को उठाया गया, एक तो फारूक, दूसरा मुबीर और तीसरा वसीम। ये तीनों आतिशबाजी बनाने का काम करते हैं। जो जानकारी मिल पा रही है सूत्रों के मुताबिक, आईईडी को प्रोवाइड कराने में इन तीनों शख्स ने मदद करी थी। इसके अलावा अभी भी दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम बलरामपुर में ही मौजूद है और वहां रहकर उसके ठिकानों तक जाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि पूरी ये पुख्ता जानकारी है कि केवल अबू यूसुफ अकेला नहीं था, बल्कि इसके पूरा नेटवर्क बलरामपुर के आसपास के एरिया में है। तो ऐसे में पूछताछ की जा रही है। एक और बड़ी जानकारी मिली है, 2 जैकेट, जिसमें से एक जैकेट अबू यूसुफ के घर से मिली है और दूसरी जैकेट जिसे घर वालों ने तालाब में फेंक दिया था, वो जैकेट वहां से बरामद हुई है। सूत्रों के मुताबिक यह भी पता चला है कि अबू यूसुफ के घर से एक बक्से में भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री भी बरामद हुई है। तो ये सारी चीजें चल रही हैं और अभी भी स्पेशल सेल की टीम लगातार दबिश कर रही है, पूछताछ की जा रही है। आमने सामने बिठाकर पूछताछ की गई। अबू यूसुफ, वसीम जिसे हिरासत में लिया गया, फारूक जो कि अबू यूसुफ के लगातार संपर्क में रहता था, और मुबीर जिसकी दुकान से वो चूड़ी का सामान लिया करता था। तो ये तीनों शख्स हैं जिनसे आमने सामने बिठाकर कोतवाली में देर रात तक पूछताछ की गई, और अभी भी टीम वहां पर मौजूद है। पूरी तह तक जाने की कोशिश हो रही है। और ये जो इलाका है बहुत जरूरी है। कौन से ऐसे लोग थे जो इस आतंकी के साथ संपर्क में थे, जो इसकी मदद कर रहे थे, उनका पता लगाया जाना बहुत जरूरी है। राज काद्यान साहब, इस डेवलपमेंट को आप कैसे देखते हैं? और एक बार फिर जाकिर नाइक का नाम आना कि उसकी हेट स्पीचेस जो हैं वो सुनकर कुछ ऐसे लड़के हैं जो कि रेडिकलाइज हो रहे हैं। देखिए, 15 अगस्त से पहले एक बड़ी आशंका जाहिर की जा रही थी कि कोई बड़ा हमला करने वाले हैं आतंकी। ये बहुत अच्छी बात है और हमारी सुरक्षा कर्मी पूरी तरीके से बधाई के हकदार हैं कि उसको नहीं होने दिया। ये अबू यूसुफ जो पकड़ा है, ये आत्मघाती तो एक होता है, लेकिन हमेशा एक ग्रुप होता है जो उसको सपोर्ट करता है। हमारे जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, इंटरोगेटिव एजेंसीज हैं, वो पता लगाएंगे कि कौन सा गैंग है। दूसरा, आपका सवाल कि काफी यंगस्टर्स या कुछ यंगस्टर्स रेडिकलाइज हो रहे हैं, वो बात सही है। ये पहला मौका नहीं है जबकि आईएसआईएस ने कोशिश की है। हमें तहकीकात में अगर इसके पीछे हमारे पड़ोसी देश का भी हाथ है तो उनके खिलाफ भी जो एक्शन हम ले सकते हैं लेना चाहिए, क्योंकि आमतौर पर अभी तक जो आतंकी हमले भारत में हो, चाहे वो बॉम्बे में हो, चाहे वो पठानकोट में है, उसमें पाकिस्तान का हाथ था। इसको आईएसआईएस कहा जाता है, लेकिन तहकीकात के बाद खुलासा होगा कि इसके पीछे था कौन, किसने इसमें बारूद और हथियार कौन देता है। भारत में तो मिलेगा नहीं उसको। बिल्कुल। राजन कुमार साहब, इसी बात को आगे बढ़ाते हुए एक छोटा सा कमेंट आपसे चाहूंगा। पाकिस्तान की इस तरह के आतंकियों को ट्रेन करने के पीछे, उन्हें हिंदुस्तान में भेजने के पीछे किस तरह की भूमिका आपको नजर आती है? देखिए, पाकिस्तान की एक पुरानी पॉलिसी है, उसकी जो विदेश नीति है वो भारत से निर्धारित होती है। तो उसकी पॉलिसी जो है कि मतलब कटिंग 100 टाइम्स जो पॉलिसी है, जिसमें कि प्रॉक्सी वॉर और छोटे छोटे लिमिटेड वॉर ये करने की हमेशा कोशिश करता है। वो जानता है कि भारत के विरोध में कोई भी युद्ध नहीं जीत सकता है, और अभी जो भारत की एग्रेसिव पॉलिसी है उससे भी वो डरता है। उसके लिए जो कॉस्ट है अभी किसी भी टेररिस्ट अटैक का, वो काफी ज्यादा हो गया। तो वो अभी देख रहे हैं कि क्या कर रहा है कि आईएसआईएस का भी लिंक है, आईएसआईएस का लिंक होता है हर एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से, और ये तालिबान से भी लिंक्ड है। तो आप देखें कि अफगानिस्तान और
पाकिस्तान और उसका जो इम्पैक्ट भारत के कश्मीर और दूसरे क्षेत्रों में पड़ता है, तो ये एक पाकिस्तान की एक क्लियर पॉलिसी है कि भारत को तंग करना टेररिस्ट अटैक के थ्रू, और जो उसके जो बॉर्डर क्रॉस बॉर्डर करके वहां पे भी कश्मीर में आतंक फैलाना, तो ये उनकी एक नीति है। बिल्कुल, और ये पॉलिसी बिल्कुल जगजाहिर होती हुई नजर आ रही है और बार बार ऐसा होता है। फखर यूसुफजई साहब, ऐसे में अब इन जानकारियों के सामने आने के बाद हाफिज सईद, मसूद अजहर, दाऊद इब्राहिम के बारे में जो जानकारियां हैं वो तो खुद पाकिस्तान ने बेपर्दा की। आपको लगता है एफएटीएफ की ब्लैकलिस्ट से बच पाएगा पाकिस्तान? देखिए, एफएटीएफ के जो जो उनके सिस्टम को मैंने अभी तक स्टडी किया है समीर, दुनिया में बहुत सारे ममालिक हैं। पाकिस्तान को सिर्फ इस वजह से टारगेट किया जा रहा है कि हिंदुस्तान चाहता है और हिंदुस्तान कहता है अमेरिका को कि भाई हमें ये चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि पाकिस्तान की सारी चीजें ठीक होंगी, लेकिन हिंदुस्तान की भी सारी चीजें ठीक नहीं है। इस वजह से अभी रिसेंटली 9 अगस्त को हमारे साथ एक डिस्ट्रिक्ट है खैबर पख्तूनख्वा के साथ अफगानिस्तान का, वहां पे तालिबान के दड़े आईएस के और बहुत सारे लोग मिलके, किसके कहने पे मिले हैं, रॉ, एनडीएस और मोसाद, इन तीनों ने मिलके उनको ये टारगेट दिया था कि पाकिस्तान के अंदर अटैक्स कर दें। तो ये वाली जो आपके पैनलिस्ट बता रहे हैं कि पाकिस्तान प्रॉक्सीज खेलता है, तो ये प्रॉक्सीज पाकिस्तान नहीं, हिंदुस्तान भी खेलता है, अफगानिस्तान भी खेलता है, इजराइल, अमेरिका भी खेलता है और ईरान भी खेलता है। इसलिए आप अगर ये वाले इल्जाम लगाने से बेहतर है कि आप अपने घर को। लेकिन फखर यूसुफजई साहब, अब तो आप फंस गए ना, बेपर्दा होने के बाद तो आप फंस गए ना, ये क्यों नहीं मान रहे आप? आपने खुद मान लिया कि ये तमाम बड़े बड़े इंटरनेशनल आतंकी जो हैं वो आपकी सरजमीन पर पल पोस रहे हैं, उनको खाद पानी आपके यहां मिल रहा है, तो अब तो फंस गए ना। एफएटीएफ के सामने पहले आपने सच बोला, फिर उसको खुद झूठ करार दे दिया, तो अब तो फंस गए ना। दुनिया में अगर आप टेररिज्म की डेफिनेशन, आप सारे जो पैनलिस्ट इंक्लूडिंग यू, अगर आप टेररिज्म की डेफिनेशन पढ़ लें तो आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि यार क्या हो रहा है दुनिया के अंदर। सिर्फ पाकिस्तान को आप इसलिए आपको पाकिस्तान को टारगेट करना है कि पाकिस्तान आपको अच्छा नहीं लगता, पाकिस्तान को आपने एक्सेप्ट नहीं करना, पाकिस्तान कश्मीर के इशू के ऊपर। अब आप क्या इतने सारे आतंकी पल रहे हैं तो तमाम मुल्कों की बुराइयां आप देखते रहिए कि वो भी बुरा है, वो भी बुरा है, इसलिए हम भी बुरे हैं। ये आपकी मजबूरी होगी, हिंदुस्तान की मजबूरी नहीं है ना। मेरी कोई मजबूरी नहीं है, अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान के अंदर जर्नलिज्म करता हूं तो मेरे अंदर कोई है, मैं अपने आप को कहता हूं कि यार मेरे अंदर अल्लाह का शुक्र है कि इतनी पावर है कि मैं यहाँ पे जर्नलिज्म कर सकता हूँ, बात करता हूँ। मेरे ट्विटर को आप देख लें, मेरे प्रोग्राम्स को आप देख लें, मेरे वीडियोस को आप देख लें, जो बहुत कम लोग वो बात करते हैं मैं वो कर लेता हूँ, मुझे उससे कोई डर नहीं है। मैं ये बता रहा हूँ कि आपकी पॉलिसी सिर्फ ये है कि पाकिस्तान को गंदा करना, जहां पे ये लोगों का ताल्लुक है जिनका आपने नाम दिया। चलिए ठीक है। अब पाकिस्तान की फितरत जो है वो इस पूरे इंसिडेंट ने जाहिर तो कर ही दी ना फखर यूसुफजई साहब। अब एफएटीएफ की ब्लैकलिस्ट से शायद ही आपको कोई बचा पाए, क्योंकि पहले आप मानते हैं कि सारे आतंकी आपकी सरजमीन पर पल रहे हैं और उसके बाद फिर झुटलाने की कोशिश विदेश मंत्रालय करता है, शायद ये सोचकर कि अरे ये हमने क्या कह दिया, अब तो हम फंस जाएंगे। बहरहाल, पाकिस्तान से हम रुख करेंगे नेपाल का। नेपाल के 7 जिलों पर चीन ने कब्जा किया है। जिनपिंग की हड़प नीति में बुरी तरह से ऐसा लग रहा है कि केपी शर्मा ओली फंसते जा रहे हैं। दोलखा जिले में 1.5 किलोमीटर अंदर तक चीन घुस आया है। ओली सरकार ने चीन की हरकत पर चुप्पी साधी हुई है। तो कुल मिलाकर चीन की जो विस्तारवादी नीतियां रही हैं वो अब असर दिखाती हुई नेपाल में भी नजर आ रही हैं। और खास बात यह है कि ओली सरकार ने चीन की इन तमाम हरकतों पर चुप्पी साधे रखी है। नेपाल के कई गांवों पर चीन ने पहले ही कब्जा जमा रखा है और अब नेपाल के 7 जिलों पर चीन के कब्जे की बात सामने आ रही है। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। चीन को भारत का एक और बड़ा झटका, खिलौने और गेम्स भारत में ही बनाने पर जोर दिया गया है सरकार की तरफ से। पीएम नरेंद्र मोदी का स्वदेशी खिलौनों पर मंत्रियों के साथ मंथन हुआ है और खिलौना बनाने वाली कंपनियों की मदद अब भारत सरकार करेगी। तो चाइनीज खिलौने किस तरह से हिंदुस्तानी मार्केट में अपनी पैठ जमा चुके हैं ये हम सब जानते हैं और अब चीन के उसी प्रभुत्व को तोड़ने का वक्त आ गया है। संस्कृति और लोक कथाओं में प्रेरित गेम विकसित करें भारतीय कंपनियां, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सलाह दी है।
इसके अलावा स्वदेशी खिलौने के उत्पादन पर निश्चित तौर पर भारत का जोर नजर आ रहा है। खिलौना बनाने वाली कंपनियों को सरकार की तरफ से हर संभव मदद मिलेगी। मेक इन इंडिया को प्रमोट करते हुए एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं और साफ तौर पर कह रहे हैं कि ऐसे खिलौने जो बच्चों को प्रेरित करें, उनके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक हो, ऐसे खिलौनों का निर्माण भारतीय कंपनियां करें। सरकार पूरी तरह से उनके साथ है। मनीष झा हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष, कमर तोड़ने की कोशिश चीन की एक और। जी हाँ, बिल्कुल समीर, देखिए भारत में जो खिलौने का बाजार है उसका 70% खिलौने चीन से आते हैं और वो तकरीबन जो पिछले साल के आंकड़े हैं उसके मुताबिक 4000 करोड़ का व्यापार है जो कि चीन से आता है भारत। ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री मोदी ने कल एक हाई लेवल की मीटिंग की और यहां पर जो खिलौने बनाने वाली तमाम कंपनी और इसके स्टेक होल्डर्स थे उनको आश्वासन दिया है कि आप इस तरह के खिलौने भारत में बनाएं जो कि भारत के छवि को भी मजबूत करे और भारतीय बाजार पर आपका स्वयं का कब्जा हो। तो आत्मनिर्भर भारत की तहत एक बड़ा पहल करते हुए भारत सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में यह काम शुरू किया है ताकि चीन की जो एक और आर्थिक तौर पर कमर तोड़ी जा सके और चीन की जो भारतीय खिलौने बाजार में पकड़ है उसको खत्म किया जा सके। बिल्कुल बिल्कुल मनीष, शुक्रिया आपका इस जानकारी और अपडेट के लिए। और हमारे साथ जो तमाम खास मेहमान जुड़े थे उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। फखर यूसुफजई साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। राजन कुमार साहब, राज काद्यान साहब हमारे साथ थे और उज्जवल निकम साहब भी आज मुंबई से हमारे साथ मौजूद थे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।